नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग एसएससी के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज देख रहे थे, इन 30 सीरीज का आज 14वीं वीडियो आपके सामने है ना। इससे पहले हमने आपको 13 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। साथ ही साथ जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। ये सीरीज की सभी पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल है, यानी आपको अंग्रेजी और हिंदी दोनों में मिल सकता है एक ही पे में। ऐसा नहीं कि अलग अलग पे करना पड़ेगा, या फिर आप कोई एक साल ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी वर्जन करके भी दिया जाएगा, जिसमें सहूलियत है उसमें पढ़िए। मैं आपको शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि अपना जो ई बुक है टुडे एग्जाम का पैरासीटामोल 500 और ये 30 सेट, इन्हीं के बदौलत 2024 के सभी एग्जाम का बेड़ा पार होगा, खास करके एसएससी का। और अब तक 4 एग्जाम हो चुके हैं, इससे आपको अंदाज़ा आ भी गया होगा। ये जो 30 सीरीज है, जो ई बुक लिए हैं, उनको मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये भी खरीद लो, है ना। मैं ये कहता हूँ कि इसके टच में रहो, इस सीरीज के टच में रहो। नहीं तो आप लेना चाहे तो कोई बहुत बड़ी जो है इसकी रकम तो है नहीं, 49 की है और 99 की ई बुक, तो दोनों मिला के 124 में ही एक साथ अगर आप बाय करते हैं तो मिल जाती है। 124 रुपया में अगर आपके एग्जाम में मैं 80% क्वेश्चन मिला के देता हूं तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई घाटे की सौदा है। ठीक है मेरे भाई, तो बात भाई कि आप लोग समझदार है। और ये मोबाइल नंबर है, अगर आपको चाहिए तो इस मोबाइल नंबर पे आप मैसेज के थ्रू ही ले सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, कॉल रिसीव भी नहीं कर पाते हम, नहीं रिसीव होता भी नहीं, कट जाता है, पता नहीं क्या सेटिंग करना पड़ता है उसको। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू भी आप जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं, ये फैक्ट को जरूर कवर करते चलिएगा। उसके अलावा जो मेरा मुख बोलता है वो भी ध्यान से सुनिएगा, काम आएगी। हॉकी खेल में स्टिक की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? अभी अभी आपने देखा इसी एग्जाम में सीएचएसएल में आपसे पूछा है कि स्टंप की लंबाई कितनी होती है क्रिकेट खेल के अंदर। मैंने कहा भाई 28 इंच होती है। तो हॉकी खेल में स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर होती है। दोनों को साथ में याद रख लीजिएगा। हॉकी खेल की जो मैदान है ना वो फिक्स है, मैदान की जो लंबाई है उनकी जो डायामीटर है ना वो फिक्स है, 91.4 मीटर और 95 मीटर। ये लेंथ होता है, ये वाइड होता है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक फुटबॉल खेल होते हैं, फुटबॉल खेल होते हैं। अब देखिए फुटबॉल जो खेल है ना, इसके लंबाई और चौड़ाई एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। लंबाई कितनी होनी चाहिए? 90 से 120 मीटर तक, और चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? 45 से 90 मीटर तक। तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा हॉकी खेल में जो अपन बॉल यूज करते हैं उनका डायामीटर जो व्यास कितने होते हैं? तो 7.13 मीटर से जो है आपका सेंटीमीटर, माफ कीजिएगा, 7.48 सेंटीमीटर तक होता है। तो ये फिक्स नहीं है। और ऐसे स्टाइल की क्वेश्चन एसएससी आपसे बार बार पूछता है। आपको याद होगा एसएससी एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, नींबू का पीएच कितना होता है, नींबू का पीएच कितना होता है। लेकिन उसका ऑप्शन देने का स्टाइल ये नहीं होता है कि 2.2 होता है, वो दे देता है 2 से 3 के बीच, 4 से 5 के बीच। तो आंसर कौन सा मारना अपने को? 2 से 3 के बीच, है ना। अगर कोई 2 से 2.5 के बीच रखा है तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि नींबू का पीएच एग्जैक्ट 2.2 होता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि भाई ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये जो आपका बीच वाला है ना कि इतना से इतना तक होता है, तो वो भी याद रखना है ना, काम आएगी। ऐस हॉकी में जो बर्फ पे खेली जाती है, ग्रीन कार्ड येलो कार्ड दोनों दिखाने का मतलब क्या जो है आपका, एक सेकेंड, ऐस हॉकी खेल में ग्रीन कार्ड, एक सेकेंड यहाँ से ग्रीन कार्ड को मिटा दीजिए। ऐस हॉकी खेल में येलो कार्ड दिखाने का मतलब किसी खिलाड़ी को 5 मिनट तक निष्कासित किया जाता है। रेड कार्ड दिखाने का मतलब खिलाड़ी का निलंबन हो जाता है। और हरा कार्ड दिखाने का मतलब है आधिकारिक चेतावनी होती है माइनर गलती पे, परंतु खेल से बाहर नहीं निकाला जाता है। समझ में आ गया? येलो कार्ड दिखा दिया अगर आपको तो 5 मिनट के लिए आप खेल से बाहर हो, मिनिमम, अधिकतम और भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ग्रीन पास यानी ग्रीन कार्ड आपको दिखाया है तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई छोटा मोटा गलती किया है, सुधरने का मौका दिया है, एक जो है माइनर गलती पे, यानी इसमें आपको खेल से बाहर निकलना नहीं है। और रेड कार्ड अगर दिखा दिया तो आपको निलंबन काउंट किया जाएगा, है ना। इसी प्रकार से अगर इसी बात को मैं फील्ड हॉकी में ले लूं तो येलो कार्ड का मतलब फील्ड हॉकी में सिर्फ चेतावनी होता है, इससे बाहर नहीं निकलना पड़ता। और रेड कार्ड का मतलब होता है निष्कासन, जैसे हर जगह होता है, ठीक है। मैंने एक बात और बताई थी यहाँ पर
कि भाई अगर किसी भी खिलाड़ी को येलो कार्ड फिर दिखा गया, 2 बार दिखा दिया गया येलो कार्ड, तो एक रेड कार्ड के जैसा काउंट होगा और निलंबन किया जाएगा। ठीक है। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। वहीं पर ही फील्ड हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं भैया? 11 खिलाड़ी होते हैं। फील्ड हॉकी में अगर पीला कार्ड आपको दिखाया सिर्फ चेतावनी की बात करता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। लाल कार्ड दिखाने का मतलब खिलाड़ियों को खेल से बाहर होना पड़ता है, निलंबन होना पड़ता है। यदि किसी भी खिलाड़ी को 2 बार पीला कार्ड दिखा दिया गया तो लाल कार्ड के जैसा काउंट होगा और उन्हें बाहर निकालना होगा, यानी निष्कासन किया जाता है उन खिलाड़ियों का जिनको 2 बार येलो कार्ड दिखा दी गई है। हॉकी से जुड़े कप की बात करेंगे। आगा खान कप, बेटन कप, सुल्तान अजलन शाह हॉकी कप टूर्नामेंट जो है ये आपका करंट अफेयर में भी बार बार आता रहता है ना। इनके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप, गुरु नानक चैंपियन, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, रंगा स्वामी कप, रंजीत सिंह गोल्ड कप, है ना। तो ये सब आपके जो है हॉकी खेल में आने वाले कप है, जिसमें बेटन कप, सुल्तान अजलन शाह कप, आगा खां कप ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। रंगा स्वामी कप भी पूछे जाते हैं, जैसे आप फुटबॉल के अंदर आज भी डुरंड कप देख लेते हो एग्जाम में, वैसे ही ये रंगा स्वामी को समझ लीजिए हॉकी खेल के अंदर। ठीक है। हॉकी से जुड़ा हुआ जो शब्द हैं, शब्दावली हैं हॉकी खेल से जुड़ा हुआ, इनको देखते हैं। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक, ड्रिबल, है ना। ड्रिबलिंग एक अलग होता है, ये ड्रिबल है। सेंटर फॉरवर्ड, हाफ बैक, ट्राई बेकर, एसटी का भी इसी पे क्वेश्चन बना था। लेफ्ट आउट, लेफ्ट इन, स्कैकलिंग सर्कल, पुश इन, बुली, शॉर्ट कॉर्नर। इसमें से सभी को याद नहीं रखना है, जो एग्जाम में पूछते हैं उनको ध्यान रखना है, और जो आपसे पहले याद हो आपको उनको ध्यान नहीं रखना है। जो नहीं याद हो वैसे आपको उन्हें चिन्हित कर लेना है, याद करना है। जैसे आप वर्ड मीनिंग कैसे याद करते हो? सिनोनिम्स, है ना। गुड का बेटर याद करते हो क्या? नहीं करते हो ना। गुड का जो कुछ और ऑसम याद करते हो, है ना। वैसे ही यहाँ पे भी आप अच्छा जो आपको लगे कि भाई ये जो है हमें याद नहीं है, आपको ध्यान रखना है। जिसमें पुशीन एक अलग टाइप का लग रहा है। टाई ब्रेकर भी पूछता है ना। टाई ब्रेकर भी पूछता है। पेनाल्टी स्ट्रोक तो बहुत बार पूछे हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट जो है इससे करंट सेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट 2024 के विजेता जापान है, और ये जापान जो है ये प्रथम बार विजेता है, तो क्वेश्चन आने के लिए 100% रेडी है आपके एग्जाम में। ठीक है। इसके अलावा किसे हरा के? तो अपना पाकू को हरा के, पाकिस्तान को हरा के, है ना। पाकिस्तान को हरा के जो है विजेता बने हैं कौन? जापान। ठीक है। सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट का जो वेन्यू है वो फिक्स है, इपोह में होता है। इपोह कहाँ पे है? मलेशिया के अंदर है। इस प्रतियोगिता की शुरुआत 1983 में किया गया था। पहले बाइनियल रूप से किया गया था, बाद में इसकी लोकप्रियता को देखते हुए अब एनुअल रूप से किया जाता है ना। भारत अब तक कितनी बार सुल्तान अजलन शाह हॉकी टूर्नामेंट के विनर बन चुके हैं? तो कहिएगा 5 बार। और ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं जिसमें मात्र 20% तक बच्चे ही सही अटेंड करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को जरूर अपने ध्यान में रखें। जैसे आईसीसी अंडर 20 वर्ल्ड कप भारत 5 बार जीत चुका है। सैफ अंडर चैंपियंस भारत 9 बार जीत चुका है ना। तो ये जरूर ध्यान रखें। T20 वर्ल्ड कप भारत 2 बार जीत चुका है। 50-50 ओवर वाला वर्ल्ड कप भारत 2 बार जीत चुका है, इसे ध्यान रखें। हॉकी वर्ल्ड कप 1975 में 1 बार जीत चुका है। आईसीसी अंडर 90 T20 महिला वर्ल्ड कप 1 ही बार हुआ है और भारतीय जीत गया है ना। तो ये जरूर आंकड़े ध्यान रखेंगे, है ना भैया। चलते हैं आगे। इसके अलावा ये आपका ई बुक का लुक है, बाद बाकी बात हमने पहले ही कर लिया था। प्रिंटेबल वर्जन है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में अवेलेबल है। ये किस मोबाइल नंबर पे अवेलेबल है वो आपने शुरू में देखा, इसकी क्या खासियत है ये सब बात आपने समझ लिया। चलिए, किस इंडो यूनानी शासक को शुंग वंश के शासक संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था? आप सबको पता है कि शुंग वंश के फाउंडर हैं पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग का जो कास्ट है इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है। तो ये ब्राह्मण थे, है ना, ब्राह्मण थे। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। पुष्यमित्र शुंग को इन्होंने राजा मीनांडर को पराजित किया था। किन्हें पराजित किया था? राजा मीनांडर को पराजित किया था। कौन? पुष्यमित्र शुंगा।
और जो मौर्य वंश के आखिरी शासक से इनका लगाव रहा, तो मौर्य वंश के आखिरी शासक कौन थे? बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ जो है ये मौर्य वंश के आखिरी शासक हुआ था। और प्रथम शासक मौर्य वंश के तो आप सभी जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि उनके ऊपर सीरियल बन चुका है। इनके अलावा शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंगा है। राजधानी इनका विदिशा हुआ करता था। कहाँ पे? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने भरहूत स्तूप, जो CHSL में अभी भी पूछा गया था 2-3 दिन पहले, तो ये भरहूत स्तूप के फाउंडर या फिर बनाने वाला जो है ये कौन है भैया? पुष्यमित्र शुंग है। और ये भरहूत स्तूप आपको कहाँ मिलेगा? ये मध्य प्रदेश के सतना में मिलेंगे। सतना जबलपुर से थोड़ा सा पहले, अपने जो है जबलपुर महाराष्ट्र साइड में है, सतना पहले आ जाता है। ये मेरा रूट है तो मैं इधर से जाता हूँ। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध, मतलब 10 राजाओं का, 10 राजा एक तरफ वर्सेस राजा सुदास, है ना। तो राजा सुदास ने इन 10 राजाओं को पटकनी दिए थे। और ये युद्ध से एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस नदी के किनारे हुआ था, या फिर दूसरे वर्जन में क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को पूछते हैं एग्जामिनर कि भाई किस युद्ध का वर्णन निम्नलिखित में से ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो ये है 10 राज्य युद्ध, जिसमें आपको 10 राजाओं की एक टोली को राजा सुदास ने पुरुष या रावी नदी के तट पे हराया था। इनके अलावा 618 ईस्वी का नर्मदा के किनारे पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हर्षवर्धन को हराना। तो इन दोनों के जो साथ युद्ध हुआ था ये 618 में नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इनके अलावा ये वो झेलम नदी के किनारे, जिसे बितस्ता भी कहते हैं, झेलम को अपन प्राचीन काल में क्या कहते थे? बितस्ता। जैसे रावी को क्या कहते थे? पुरुषनी। चिनाव को क्या कहते थे? आस्किनी। ब्यास को क्या कहते थे? बिपाशा। सतलज को क्या कहते थे? सुतुद्री, है ना। गंडक को क्या कहते थे? सदा नीरा। तो इसी प्रकार से झेलम नदी के किनारे या बितस्ता नदी के किनारे एक युद्ध हुआ जिसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में पार्टिसिपेट करने वाले एक तो राजा पुरु या राजा पोरस है और दूसरा सिकंदर है। इस युद्ध में सिकंदर की जो है जीत हो गई थी, लेकिन राजा पुरु के बहादुरी से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं और दोनों में फिर संधि हो जाते हैं, है ना। इनके अलावा तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित करते हैं कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब। और ये आपका होता है 1191 ईस्वी में। अगले साल 1192 में तराइन की सेकेंड लड़ाई होती है, जिनमें गोरी विजय हो जाते हैं। कैरेक्टर सेम रहते हैं, पृथ्वीराज चौहान तृतीय साहब के साथ ही जो है आपका गोरी का युद्ध होता है। बाबर के द्वारा 4 गो युद्ध, ये चारों युद्ध का कैरेक्टर भी जरूर याद रखें। 1526, 27, 28, 29। इसका क्या ट्रिक है ना? पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, है ना। माने पानीपत पानी पियो, खानवा खाना खाओ, चंदेरी चाय पियो, घाघरा घर जाओ। तो पानी पियो, खाना खाओ, है ना, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ। एक्चुअली यही है हमारी मेहमान नवाजी। कोई आता है सबसे पहले हम पानी देते हैं, फिर खाना के लिए पूछते हैं, जाने से पहले एक चाय पिला देते हैं, फिर घर को रवाना कर देते हैं। तो आप याद रख सकते हैं इसे, मैंने याद रखना है अपने जमाने से, है ना। इनके कैरेक्टर को जरूर याद रखना है, किसे किसे हराया। तो पहले वाले में इब्राहिम लोदी को, दूसरे वाले में राणा सांगा को, तीसरे वाले में मेदिनी राय को और लास्ट वाले में नुसरत शाह को। पानीपत की द्वितीय लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ था और पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने मराठियों की सेना को जो है हराया था। तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम किस महीने में मनाया जाता है? देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर जो दुनिया में सबसे ज़्यादा चलने वाली कैलेंडर है। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई दुनिया में सर्वमान्य कैलेंडर कौन सा है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर। बात बाकी शक संबंध, विक्रम संबंध, हिजरी कैलेंडर इस्लामी जो धर्म के हैं। इसके अलावा तिब्बती चंद्र कैलेंडर भी कई प्रकार के होते हैं, है ना। मलयाली कैलेंडर, इंडिया में तो और भी बहुत ज़्यादा विविधता है ना। जैसे हम नया वर्ष भी अलग अलग मनाते हैं, कोई मलयालम नव वर्ष मनाते हैं, कोई तमिल नव वर्ष मनाते हैं, कोई कन्नड़ नव वर्ष मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो और विविधता है। फिर भी मोटे मोटे तौर पे शक संबंध, विक्रम संबंध, ग्रेगोरियन कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर, तिब्बती चंद्र कैलेंडर, ये सब मोटे मोटे तौर पे कैलेंडर के फॉर्म है। तो अगर ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आजकल हम जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल देखते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, तो इसके अनुसार मुहर्रम किस महीने में पड़ेगा? तो जुलाई में पड़ेगा, है ना। मेरे ख्याल में हो गया इस साल का मुहर्रम, मेरे ख्याल में
है ना। देखिए मुहर्रम इस्लाम धर्म के नव वर्ष का त्यौहार है जो इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार तो प्रथम महीना में होता है, लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7वीं महीना यानी जुलाई में पड़ेगा। हिंदू त्यौहार रामनवमी चैत महीना में होता है, दुर्गा पूजा आश्विन महीना में होता है, दिवाली कार्तिक में और होली फगुआ फागुन महीना में होता है। मकर संक्रांति का डेट फिक्स है, क्रिसमस का डेट फिक्स्ड है और हेलीवन त्योहार का डेट फिक्स है। ये कब होता है? मकर संक्रांति 2 दिन वेरी करता है, 14 या 15, है ना। ये लोहरी एज का जो त्यौहार है ना पंजाब में, उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर बिलक्कू उत्तरायण सभी मकर संक्रांति है, पोंगल है ना, ये सब जो है अलग अलग जगह पे। और मकर संक्रांति और नव वर्ष का त्यौहार इंडिया में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हैं। ये बात हमने शायद 10 करोड़ बार पढ़ लिए होंगे। इसके अलावा ये क्रिसमस, इससे पूछा जाता है कि ये त्यौहार क्यों मनाते हैं, तो ये त्यौहार मनाते हैं भैया, अच्छा मकर संक्रांति फसली त्यौहार है भाई, फसल वाले कैडर में आ जाएंगे। क्रिसमस त्यौहार जो है ये ईसा मसीह के जन्मदिन वाला है। हेलोवन जो है यूरोपियन कंट्री का त्यौहार है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा ईसाई धर्म के प्रमुख त्यौहार गुड फ्राइडे, ये शोक का त्यौहार है, ये शोक का त्यौहार है, मतलब इस दिन ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाए जाने की दिन है गुड फ्राइडे, शुक्रवार को। शुक्रवार से अगला रविवार यानी 3 दिन के बाद आएगा, उस दिन हम ईस्टर मनाते हैं ईसाई धर्म के लोग। ये आनंद का त्यौहार है। ईसा मसीह के जन्मदिन पे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, जो ईसा मसीह के जन्मदिन को हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। पारसी नव वर्ष नवरोज शुरुआत किए थे बलवन, है ना। पारसी धर्म का अन्य त्यौहार में आएंगे पतेती उत्सव, बाद में की बौद्ध धर्म की आप बात करते हैं। बौद्ध धर्म में जो आपके एग्जाम में आता है, एक तो बैसाख पोया आता है, बैसाख पोया, फिर आपका बुद्ध पूर्णिमा तो आता ही जो इंडिया में बढ़िया से हम जानते हैं, फिर एक वो हेमिस आता है, हेमिस है ना, हेमिस भी आता है। तो ये बौद्ध धर्म के हो जाएंगे। ये जो पोया त्यौहार है ना वो श्रीलंका में भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा भारत के सभी शास्त्रीय नृत्य तथा उनसे संबंधित शब्द, टर्म, शैली इत्यादि, उत्पत्ति इत्यादि में किसका मिलान गलत किया गया है? कुचिपुड़ी को यक्षगान से लगा दिया गया। क्या गुरु सही है? एकदम सही है सर जी, एकदम सही है ना। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव से निर्मित है, इसका जो है यक्षगान से लगाव है। तो यक्षगान कर्नाटक का, हालांकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, लेकिन ये सही मिलान है क्योंकि यहाँ पे शब्द, टर्म, शैली, उत्पत्ति सभी के साथ मिलान करना है। मोहिनी अट्टम का एक हार के साथ आपको बर्दाश्त होगा? नहीं सर, ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझे। एक हार जो है ना ये भरतनाट्यम के साथ है ना, भरतनाट्यम के साथ मैच होना चाहिए, न कि मोहिनी अट्टम के साथ। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। जोगई और चोलम मणिपुरी के साथ मिला दिए हैं, आपको बर्दाश्त है जी? सही है जी। भरतनाट्यम में पंडनूलूर मिला दिए, सही है जी। शैली होता है पंडनलूर, बजवूर, है ना, ये शैली होता है, तो ये सही है। बाद बाकी बी आपका गलत है, मैंने बता दिया। एक हार का जो बात होती है वो भरतनाट्यम के साथ हम रिलेट करते हैं। एक हार ये शब्द भरतनाट्यम से जुड़ा हुआ है, यहाँ लिखा भी है। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य में थोड़ी थोड़ी गरिमा को पहचानते हैं, वैसे ज्यादा डीप में आपको पढ़ना है हमारा आर्ट एंड कल्चर, तो आप टॉपिक बैच जो आपके ई बुक के साथ हैंडबुक टाइप से दिया जाता है या फिर किसी भी परचेज के साथ दिया जाता है टॉपिक बैच, तो एक हैंडबुक टाइप से बना दिया गया है ई बुक फॉर्मेट में ही 60 पेज का, उससे बढ़िया से पढ़िएगा। टॉपिक बैच आपके 90% जो आर्ट एंड कल्चर होती है, किताब होती है ना, डांस और अवार्ड होती है और भी मेनी मोर, तो आपका क्लियर हो जाता है वहाँ से। भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम केरल, इसमें सिर्फ महिलाएं भाग लेती है तथा इसे जादूगरनी का नृत्य कहते हैं। देखिए जो आपका केरल का एक और शास्त्रीय नृत्य है जिनका नाम है कथकली। अभी कथकली से एक क्वेश्चन राइज हुआ, एग्जामिनर ने किया कि कथकली में कितने प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं, तो आप कहोगे 5 प्रकार के। कितने प्रकार के श्रृंगार किए जाते हैं कथकली के अंदर? 5 प्रकार के, ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। कथकली भी केरल का ही है, मोहिनी अट्टम भी केरल का ही है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का जो नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य, इसकी उत्पत्ति की बात कर लेते हैं सर। नाट्य शास्त्र और नंदीकेश्वर रचित अभिनय दर्पण, ये 2 अलग अलग किताब है। नाट्य शास्त्र डायरेक्ट भी पूछता है कौन लिखे हैं, तो भरत मुनि, और उसी प्रकार से वो किताब और काफी बार पूछता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उत्तर रामायण के लेखक कौन है? उत्तर रामायण के लेखक कौन है? तो कौन है भाई उत्तर रामायण के लेखक? आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं, बताइएगा, ठीक है। इनके अलावा इस नृत्य में शारीरिक स्वभाव को 3 भागों में बांटा गया है, अभंग, समभंग और त्रिभंग।
जो नृत्य विस्तार है उनके कई भाग होते हैं, जैसे अलीरप्पू ये पहला भाग होता है, ये फिर जाति स्वरम, शब्दम, तिल्लाना, सादी रट्टम और अग्नि नृत्य भी कहते हैं आप भरतनाट्यम को। तो ये सभी के सभी बात किनसे जुड़ा रहेगा, जितने भी बातें यहाँ पे हुए 3 4 7 1 8 1 9 बात, तो ये कहाँ हो गए भैया, भरतनाट्यम से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा मणिपुरी नृत्य में आता है, ये मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है ना। इससे क्वेश्चन बड़ा गूढ़ पूछा जाता है कि किस शास्त्रीय नृत्य में कलाकार दर्शकों से, है ना, कलाकार जो है दर्शकों से नैन नहीं मिलाते हैं, नज़र नहीं मिलाते हैं, नज़र गिराए रहते हैं हल्का शोक के भावना से। तो ये भैया मणिपुरी नृत्य हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मणिपुरी नृत्य के जो अधिकांश कलाकार हैं सिंह सरनेम में ही निपट जाते हैं, लेकिन झावेरी बहन भी एक कॉमन सरनेम है। इनके अलावा कुछ देवी देवता हैं जिनको ध्यान रखना है, जैसे कलावती देवी, चारू माथुर, बिंबावती देवी, गुरु अमूबी सिंह, थियम सूरजमुखी देवी इत्यादि। ये सभी के सभी जो है मणिपुरी के अलग से याद रखना है, बाद बाकी सिंह सरनेम से आप लपेट देंगे, आप पकड़ लेंगे। गुरु विपिन सिंह, अमली सिंह, आतम सिंह, सोनरिक सिंह, गोपाल सिंह, नलकुमार सिंह, ये सबको पकड़ लेंगे आप, ठीक है। इनके अलावा जो झावेरी है, दर्शना, नैना, सुवर्णा, तो झावेरी पकड़ लेंगे। तो ये मणिपुरी में आप चले जाओगे। जोगई और चोलम इनके पाठ है, राधा कृष्ण के पूजा होती है। ओडिसी नृत्य इनका प्रमाण आपको उदयगिरी के गुफा, ये कहाँ पे है उदयगिरी के गुफा, तो ओडिशा में है, और उदयगिरी के गुफा एमपी में भी है ना, ध्यान दिलाने के लिए। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में की जाने वाली नृत्य है ये। इनके प्रमुख कलाकार में महापात्रा सरनेम होते हैं। इनके अलावा भी याद रखना है सोनल मान सिंह, है ना, सोनल मान सिंह याद रखना है। इलियाना सिस्टारिस्टी को काफ़ी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इंद्रानी रहमान भी इसमें आ जाते हैं, है ना, दीपिका महापात्रा, और भी बहुत सारे जो हैं आपके ओडिसी में, वहाँ से देख लीजिएगा, कहाँ से, टॉपिक वाइज से। इसके अलावा कथक उत्तर भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इनके कलाकार में सितारा देवी और रानी कर्ण को काफ़ी पूछा जाता है। रानी कर्ण, है ना, रानी कर्ण, इन्हें 2014 में पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है। इनके अलावा बिरजू महाराज को तो आप सभी जानते हैं भाई, बिरजू महाराज कोरियोग्राफी के लिए भी फेमस है, जो अब हमारे बीच नहीं है। 2022 में इस दुनिया को अलविदा कह दिए, एक दिन तो सब भी कहेंगे। इनके अलावा ओलंपिक खेल में भारत को हॉकी के बाद दूसरा सर्वाधिक पदक किस खेल में अब तक प्राप्त हुआ है, ठीक है भाई। कोई बच्चा, कोई वीर बता दे भाई, है ना। तो भाई कुश्ती हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पदक 8, 2, 10, 11 पदक जो है हॉकी में अब तक प्राप्त हुआ है 35 में से, और दूसरा आपका कुश्ती खेल होगा जो सबसे ज़्यादा पदक जीतकर हम लोग लाए हैं। ओलंपिक में भारत को सबसे अधिक पदक हॉकी खेल में प्राप्त हुआ है, और हॉकी का इतिहास तो आपको पता ही है, गोल्ड दिलाने से लगातार 1980 तक, है ना। ओलंपिक रिंग की जो शुरुआत हुआ ये 1913 में जो है पब्लिश किया गया। ओलंपिक रिंग, कितने रिंग होते हैं, तो 5 गो रिंग होते हैं, जो इस प्रकार से आपका अटैच रहता है, ठीक है ना। और 5 जो अलग अलग कलर होते हैं ना, ये कलर अलग अलग महादेश को जो है डिनोट करता है, ठीक है भाई। इनके अलावा पेरिस ओलंपिक 2024 में कितने नए खेल शामिल किए जाएंगे, ये सब चुनिंदा क्वेश्चन होगा, किसी को हल्के में ना लेना, है ना। 4 खेल शामिल किए जाएंगे। ये 4 खेल कौन सा है, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सफरिंग और ब्रेकिंग, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सफरिंग है, एक सर्फिंग भी होता है, नहीं सफरिंग होता है, नहीं सर्फिंग होता है, जो इंटरनेट पे आप अपन जो पहले साइबर में नहीं कि आधे घंटे के लिए 15 रुपया दे के अपन फॉर्म भरने जाते थे। इसके अलावा 2018 के लॉस एंजलिस में जो है 5 नए खेल को शामिल किया जाएगा। इसमें क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, इसे एक ही काउंट करना है, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और स्क्वैश, ये आपका जो है 5 गो खेल लॉस एंजलिस 2028 में ओलंपिक के अंदर धमकेगा, ठीक है। इसके अलावा जो स्क्वैश है, ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में भी पहली बार धमका, जो तमिलनाडु के अंदर हुआ, तो इन्हें भी ध्यान रख लेंगे, ठीक है भाई, एक ही साथ ध्यान रख लेंगे, बेटर रहेगा। इनके अलावा देखिए क्रिकेट तो आएगा लॉस एंजलिस के अंदर, लेकिन क्रिकेट पहले भी जो है ओलंपिक में एंटर कर चुका है, ऐसे नहीं कि ये पहली बार है। तो एग्जामिनर का अगर ज़्यादा मन बढ़ जाए तो एक क्वेश्चन आपसे कर सकता है कि क्रिकेट को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो भाई 1900 ईस्वी में शामिल किया गया था, जो ओलंपिक पेरिस के अंदर हुआ था, और इत्तेफाक से इसी ओलंपिक में इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट किया था। ये ओलंपिक का 2nd एडिशन था, क्योंकि 1896 से स्टार्ट हुई थी एथेंस ग्रीक से, ठीक है भाई। तो उस खेल में क्रिकेट को शामिल जरूर किया गया, टेस्ट फॉर्मेट में 2 दिनवा टेस्ट खेला गया 2 दिन के लिए, ठीक है, लेकिन फिर बंद कर दिया गया, और अब जो है 2028 में
इसे हरी झंडी दी गई है। ये रहा ओलंपिक के अब तक के सबसे ज़्यादा पदक वाले लिस्ट। तो देखिए कुश्ती में 6 गो पदक है और हॉकी के अंदर देखिए 12 गो पदक है जी, 12 गो, मैं 11 ही जोड़ रहा था। देखिए 12 गो पदक है हॉकी के अंदर, देखें तो 12 और 6 18 तो ऐसे ही हो गया, टोटल 35 है। वो भाला फेंक में जोड़ लीजिएगा, एकलौता पदक जो है अटलांटा 1996 टेनिस में जोड़ लीजिएगा लिएंडर पेस के द्वारा। तो इस प्रकार से आपको पदक की काउंटिंग भी हो जाएगी। और मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा समुद्र नहीं है, ये PDF मैंने आपको पहले भी दे रखा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसी एग्जाम में देखा है भाई 2020 को छोड़ के पूर्णा ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ दिया, 12 से भी पूछ दिया कि भाई 12 में जो है कौन कौन खिलाड़ी जो है कौन कौन पदक जीते थे। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रख लेना है। बाद में कि ये हम टॉपिक बैच वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी ये सीट देखे थे, तो हम यहाँ से आगे निकलेंगे सीधा। देखिए मैं टेनिस में इसलिए बोल रहा हूँ कि एकलौता है, सीधे याद रह सकती है 1996 अटलांटा ओलंपिक लिएंडर पेस। जिसमें एकलौता है ना उसको सबसे पहले निपटा ले। एक भाला फेंक वाला भी एकलौता हो जाएगा, नीरज चोपड़ा 2020 गोल्ड मेडल, तो इन्हें भी ध्यान रख लें, है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। जो निपुण कार्यक्रम है ना उसमें एज फैक्टर क्या है बच्चों का। निपुण कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित है, जिसमें बच्चा को जो है गणितीय अंकन की परख जो है डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है ना, सांख्यिकी कह सकते हो आप। तो 3 से 9 वर्ष तक जो है इस के उम्र के बच्चे को इसमें शामिल किया जाता है। निपुण नई शिक्षा नीति 2020 का ही एक पहल था जो शिक्षा से संबंधित है। इनके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एज फैक्टर से क्वेश्चन आती है, 18-70 है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में जो एज फैक्टर है 18-50 है। इन दोनों ही योजना की शुरुआत 2015 में करी गई थी और दोनों ही योजना में 2 लाख रुपए की बीमा राशि प्रोवाइड कराई जाती है। अनुच्छेद 21A जो आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया था संविधान में, जो शिक्षा से संबंधित है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत वर्णित है। तो जो आर्टिकल 21 का A है इसमें भी एज फैक्टर से क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, जो उन बच्चे का मौलिक अधिकार है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो है निःशुल्क शिक्षा की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा से 3 जगह आर्टिकल है संविधान में, बता दिया हूँ। 21 के A हैं, 45 हैं और 51 के A के 11 हैं। ये 3 वो आर्टिकल हैं जो शिक्षा से संबंधित बात करता है और तीनों जगह आर्टिकल 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बात करता है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कल कारखाने पे जो है लगाना कानूनी अपराध है, ठीक है भाई। तो ये ध्यान रखेंगे, हर जगह 14 वर्ष आपका जो है आया है। मेरा यही है, एक जैसे बात एक जगह करता हूँ इसीलिए रख दिया हूँ। बाद में कि यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि संविधान की कोई ज़रूरत था इस क्वेश्चन में, लेकिन मेरी आदत है तो इसी से मैं आपको जो है लिंकिंग प्रोसेस सिखाता हूँ, आपको चीज़ें याद रखवाना सिखाता हूँ। परसों एक बच्चे ने बहुत अच्छा बात किया, दिल जीत लिया। एक बच्चे ने टेलीग्राम के ऊपर, नाम नहीं याद आ रहा है, कि भाई दुनिया में कंटेंट की कमी नहीं है, टीचर की कमी नहीं है, बस इस बात की परखो याद कहाँ होता है और पढ़ते हो समझ कहाँ आती है और रह कब कितना पाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। मैं जब पटना में पढ़ता था तो उस समय जो है राठौर साहब जो है मैथ में काफ़ी, अब पता नहीं कौन चल रहे हैं, राठौर साहब मैथ में काफ़ी अव्वल दर्जे के टीचर हुआ करते थे। वहाँ पे जो है मैथ में एडमिशन नहीं मिलता था, लेकिन मैंने जो है नहीं गया वहाँ पे, जबकि हमारे बहुत सारे जो हम लोग साथ में गए थे मैक्सिमम लड़का वहाँ पढ़ा। मैं अपने गुरुजी को छोटा तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना फेमस नहीं थे उस समय, ठीक है। अभी हमारे गुरुजी जो है तो अपना पेशा ही बदल दिए हैं, सरकारी जो है टीचर बन गए हैं, छोड़ दिए पढ़ाना प्राइवेट। तो हम उनके साथ पढ़े थे, नालंदा के हैं, राजीव कुमार सुमन नाम है ना, उनको नमन करता हूँ। चलिए अगला है हमारा पंडित उदय भवलकर का संबंध भारतीय संबंध शास्त्रीय नृत्य के किस शैली से है। पंडित उदय भवलकर, इनका नृत्य जो संबंध है ध्रुपद से है। जैसा कि आप जानते हैं कि शास्त्रीय नृत्य में जो अभी के टाइम में इंडिया में 10 ऐसे कैटेगरी हैं जो चल रहे हैं और प्रसिद्ध हैं, तो उसमें एक ध्रुपद है, जो ध्रुपद से आपका पंडित भवलकर साहब जुड़े हुए हैं। देखिए 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के कालिदास सम्मान पंडित वेंकटेश कुमार को सम्मानित किया गया था और 2023 के लिए पंडित उदय भवलकर का नाम
आया है, इनको मिल सकता है, लेकिन अभी पूर्णतः मिला नहीं है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आसार करके ये लिख दिया हूँ स्टार। और जब भी कोई चीज़ चर्चा में आएगा इस प्रकार से तो आपके एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चन रेडी हो जाता है। तो ध्यान रखें, पंडित उदय भवलकर ये ध्रुपद से जुड़ा हुआ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जो है ना कलाकार हैं, जो मध्य प्रदेश उज्जैन से ताल्लुक रखते हैं। तानसेन सम्मान 2022 किन्हें दिया गया था? गणपति भट्ट को दिया गया था। भारत में आधुनिक नृत्य का पिता किसे कहा जाता है? उदय शंकर को कहा जाता है। उदय शंकर, रवि शंकर, ये कौन है भैया? ये सब भाई हैं भाई, है ना। पंडित भाटखंडे संगीत संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। माधव संगीत विद्यालय यह जो है पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे द्वारा ही स्थापित ग्वालियर में है। तो ये भाटखंडे साहब का चर्च अभी आपने एग्जाम में काफ़ी देखा। इनसे दो इंस्टीट्यूट का नाम जरूर याद रखिए, एक तो लखनऊ में है पंडित भाटखंडे संस्कृत संस्थान, एक आपका है ना कहाँ पे है? ग्वालियर के अंदर स्थित है ना आपका माधव संगीत महाविद्यालय। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। ठुमरी की रानी आप गिरजा देवी को कहते हैं। पंडवानी की रानी जो छत्तीसगढ़ का है तीजन बाई को कहते हैं। कर्नाटक संगीत की रानी एम सुब्बा लक्ष्मी को कहते हैं। ये वही एम सुब्बा लक्ष्मी है जिन्होंने 1998 में सबसे पहले भारत रत्न भारत के लिए संगीतज्ञ में जीती थी। और भारत रत्न जो है संगीतज्ञ में मात्र 6 हैं। फिर 1999 में पंडित रविशंकर साहब को मिला, फिर 2001 में बिस्मिल्लाह खां और आपका लता मंगेशकर को मिला, फिर 2008 में 2009 में जो है आपके पंडित भीमसेन जोशी को मिला, और फिर 2019 में आपका भूपेन हजारिका को मिला। तो यही कुछ कैरेक्टर हैं जो संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न जीत चुके हैं। इनके अलावा कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति से क्वेश्चन अभी CHSL में आ गया था कि निम्न में से कौन कर्नाटक संगीत के एक त्रिमूर्ति नहीं है? तो आपको तीनों याद रखना है। त्यागराज, त्रिमूर्ति में तो आता है, इसमें भी त्यागराज है। मुथुस्वामी दीक्षितौर, है ना, तो मुथुस्वामी दीक्षितौर एक ही आदमी है ये दोनों। इनके अलावा श्यामा शास्त्री, ठीक है। तो ये 3 है, एक और होगा कोई जो नहीं होगा, जो आंसर होगा। जबकि कर्नाटक संगीत के जनक जो है ना पुरंदर दास को कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 बात है, कर्नाटक संगीत की रानी अलग है ना, त्रिमूर्ति में 3 आदमी अलग हैं और फाउंडर अलग हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत इनके कई स्टाइल हैं, जैसे तराना, ठुमरी, ख्याल, टप्पा, चतुरंग, ध्रुपद और भी है। इनके अलावा देखिए जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, वहाँ पे कर्नाटक संगीत के नाम से जानते हैं। बाद बाकी भारत में हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। इनके अलावा जो कर्नाटक संगीत की स्टाइल है इनको भी थोड़ा सा परख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आना स्टार्ट है। जैसे तिल्लाना आप कहाँ पढ़े थे शास्त्रीय नृत्य के अंदर? भरतनाट्यम में पढ़े थे, है ना, भरतनाट्यम में पढ़े थे, भरतनाट्यम में। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे कर्नाटक संगीत से, है ना। अलापनम स्वरों का उच्चारण होता है। ये पद्मा या जवली ये मध्य लय में गाए जाने वाली है। वो टेम्पो होता है, टेम्पो। तो टेम्पो बैठने वाला नहीं होता है, टेम्पो जो है लय को ही कहते हैं कर्नाटक संगीत के अंदर। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। भजनम भक्तिमय गायन शैली होता है। वर्णम ये भी कर्नाटक शैली की जो है आपका स्टाइल है। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। ये सब कर्नाटक संगीत के पार्ट कहिए, स्टाइल कहिए, शैली कहिए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत तथा कर्नाटक संगीत दोनों में एक चीज कॉमन है कि 12 प्रकार के स्वर का इस्तेमाल करी जाती है। प्रसिद्ध करेंसी बिल्डिंग की स्थापना कब हुई थी और कहाँ है? देखिए, करेंसी बिल्डिंग की स्थापना 1833 में हुआ था। 1833 के अंदर हुआ था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1874 में हुआ था। कब? 1774 में 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, उसके परिणाम स्वरूप आपके कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। ये जो है परतंत्र भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट है। हालांकि पहले हाई कोर्ट का गठन हुआ था 1862 में 3 जगह, मद्रास, कलकत्ता और आपका जो है ना बॉम्बे के अंदर। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे कि ना। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुआ था। अब ये यहाँ पे क्यों जरूरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? ये तो आधुनिक चीज़ है सर, यहाँ पे क्यों रखे हैं? तो मैं इसलिए रखा हूँ कि ये जो करेंसी बिल्डिंग था यहीं से अपना कार्य संपादन करते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1937 तक। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, है ना भैया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग द्वारा हुआ था? तो हिल्टन यंग आयोग के द्वारा हुआ था। 1949 में इनके जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, और इनके बारे में सभी चीज़ बता दिया, मौद्रिक नीति बनाना, नोट छापना, है ना। इनके अलावा गेटवे ऑफ इंडिया की नींव 1911 में रखी गई थी, लेकिन बन के बाद में 1924 तक तैयार हुआ था। और इनके जो मेन वास्तुकार थे इनका नाम जॉर्ज बिटेट हुआ करता था, है ना। जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के आगमन पे ये गिफ्ट या तोहफा कह सकते हैं। इनके अलावा पुरानी संसद भवन की नींव 1921 में रखी गई थी। उद्घाटन 27 में हुआ था। उद्घाटन करने वाले अंग्रेज कौन थे? तो इरविन थे, इरविन।
है ना। इनके अलावा जो ये पुरानी संसद भवन है, जैसा कि आप जानते हैं कि नया संसद भवन जहाँ पे सेंगोल भी रखा गया है। अच्छा भैया सेंगोल 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 तो न्यू पार्लियामेंट में रखा गया है, एनपी लिख देता हूँ। और जो आपका रामपुरवा बैल है, किसी को याद है रामपुरवा बैल? आता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, रामपुरवा बैल है ना, ये कहाँ पे रखा गया है? तो ये राष्ट्रपति भवन में रखा गया है ना, प्रेसिडेंट भवन में रखा गया है रामपुरवा बैल की प्रतिमा। ठीक है भाई, तो सेंगोल रखा गया है नए संसद भवन में, रामपुरवा बैल रखा गया है राष्ट्रपति भवन में। और ये जो आपका पुराने संसद भवन है 27 में बन के तैयार हुआ, 21 में नींव रखी गई, इरविन ने फीता काटा, समझ लीजिए। अब जो पुरानी संसद भवन है उनका नाम बदल गया है, इनका नाम संविधान सदन रख दिया गया है। जो बच्चे बोर हो रहे हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम है कि आप शायद कहीं और पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि मैं फेमस होने के लिए पढ़ाता ही नहीं है। मुझे भी पता है छोटा वीडियो बनाऊंगा बहुत चलेगा, लेकिन मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो बची खुची ज़िंदगी है इसमें मैं अच्छे से काटना चाहता हूँ, जैसे आज तक काटते आया हूँ। ठीक है, चलिए। शतरंज की खेल में कौन सी गोटी चलती तो सीधी है परंतु गोटियों को दोनों तरफ तिरछा काटता है? देखिए, शतरंज का जो क्लास हुआ था 22 मिनट का, उससे बाहर एग्जाम में शायद क्वेश्चन शतरंज से ना बने। और अभी तक जितने भी एग्जाम में शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ, एक आध शिफ्ट को छोड़ के हर शिफ्ट में शतरंज से क्वेश्चन आया और लकली एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आए। तो ये है भैया प्यादा। ठीक है भाई, प्यादा। जो बच्चे शतरंज सीखना चाहते हैं या शतरंज को 2 नंबर फिक्स करना चाहते हैं एग्जाम में, जाके टॉपिक वाइज सेक्शन में शतरंज वाली वीडियो देख लीजिएगा 22 मिनट का। देखिए, शतरंज में ये प्यादा की काट की चाल है, लेकिन चलता है प्यादा सीधा। ये शतरंज की घर है, प्यादा चलेगा सीधा, है ना। लेकिन जब भी काटना होगा ऐसे गुलेटी आकार में काटता है। गाँव घर में गुलेटी देखे होंगे ना, इसमें एक धागा रहता है ऐसा, है ना, ऐसा रहता है, इसमें लड्डू फंसा के मारते हैं चिड़िया को। तो ये ऐसे ही काटता है, लेकिन चलता है सीधा, है ना। इसके अलावा शतरंज खेल में जो भी गोटी होते हैं ना, इनके बारे में आपको जानकारी जरूर रखना है। देखिए, मोहरा का नाम क्या क्या है? प्यादा। प्यादा की संख्या कितनी होती है? 8 एक पक्ष में, तो 2 पक्ष में कितने हो गए? 16 गो प्यादा टोटल। ऊंट बिशप, ऊंट को क्या कहते हैं? बिशप कहते हैं। कितने होते हैं? 2, तो 2 पक्ष में कितने हो गए? 4। घोड़ा, घोड़ा को नाइट कहते हैं, नाइट मतलब योद्धा, रात नहीं, तो यहाँ पे 2 पक्ष में कितने हो गए? 4, है ना। हाथी, हाथी को रुक कहते हैं, 1 पक्ष में 2, तो 2 पक्ष में कितने हो गए? 4। रानी, रानी 1 पक्ष में 1, तो 2 पक्ष में कितने हो गए? 2। और राजा 1 पक्ष में 1, तो 2 पक्ष में कितने हो गए? 2। टोटल को जोड़ेंगे 4, 2, 2, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16, 32 गो गोटी दोनों पक्ष मिला के, यानी एक पक्ष में 16 गो गोटी होता है। ये गोटी की संख्या भी याद रखना है और 6 प्रकार की गोटी होते हैं, ये भी याद रखना है। शतरंज के खेल में 64 वर्गाकार घर बने होते हैं सेम आकृति के, है ना, और इसमें 16 गोटियां होती है एक पक्ष में, यहाँ पे लिखा है। शतरंज के खेल में घोड़ा की चाल कैसे होती है? एल के जैसा होता है। एल के जैसा मतलब अगर पीछे चलना है 2 घर इधर फिर 1 घर इधर, ये एल के जैसा चलेगा वो किसी भी दिशा में, जैसे 1 घर इधर 1 घर इधर। अब इधर जाना है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा एल शेप बनाएगा। मान लीजिए ऊपर की तरफ ही आपको चलना है तो इधर 2 घर और 1 घर इधर, हमेशा एल जैसे शेप देगा घोड़ा, चलेगा किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन 2 पीछे 1 आगे, है ना, 1 कोई भी दिशा में। तो ये एल का शेप निर्माण करता है। हाथी की चाल प्लस जैसे चलता है, प्लस प्लस कैसे है वैसे ही चलता है। ऊंट की चाल क्रॉस चलता है, क्रॉस, ध्यान रखेंगे। शतरंज खेल का आरंभिक नाम चतुरंग हुआ करता था, कालांतर में इसका नाम बदल के शतरंज, बाद में कालांतर में चतुरंग, बाद में शतरंज, है ना। इसके अलावा इस खेल में खेल की शुरुआत हमेशा प्यादा से होती है, वो भी कौन सा प्यादा? सफेद प्यादा से, क्योंकि जिसके पास व्हाइट वाला गोटी वाला पक्ष होगा वही खेल की आरंभ करेगा, ब्लैक वाला नहीं करेगा। भारत में ग्रैंड मास्टर पहले कौन है? विश्वनाथ आनंद। अब महिला में ग्रैंड मास्टर कौन है? सुब्बा रमन विजया लक्ष्मी मैडम, है ना। इनके अलावा वर्तमान समय में विश्व के तीसरे और भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन है? डी गुकेश, है ना, डी गुकेश, है ना, डी गुकेश। इनका क्या नाम है? डोम्मा राजू गुकेश। इनके अलावा 85वां ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखेला। 84वें कौन थे? वैशाली रमेश बाबू। अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत और नंगा पर्वत, इन चारों में सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत शिखर कौन सी है? ठीक है, तो ये कामेत है। इन चारों को अगर तुलना करेंगे, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, नंगा पर्वत और कामेत का, तो कामेत जो है सबसे
कम ऊंचाई की पर्वत चोटी है। अब आते हैं इसको थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए नंदा देवी किस हिमालय पाट में पड़ेगा गुरुजी? तो ये कुमायूं हिमालय पाट में पड़ेगा। कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। हिमालय से बहुत सारे चीज बताया हूँ, बुग्याल बताया हूँ, दून बताया हूँ, क्या होता है, करेवा क्या होता है ना, ये सब बता चुका हूँ भाई, ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए तो इसके अलावा जो आपका नंदा देवी की जो ऊंचाई है ये 7816 मीटर है, जो कुमायूं हिमालय में स्थित है। कामेत भी कुमायूं हिमालय में ही है, यहाँ कुमारी लिखा गया है, मीना कुमारी, कुमायूं है ना, कुमायूं। देखिए कुमायूं हिमालय की जो चोटी है, चोटी आपका कौन सा, कामेत, ये 7756 मीटर है। ठीक है, तो ये जो आपका कामेत है ये कुमायूं हिमालय का सेकेंड हाईएस्ट पीक भी है। सबसे तो हाईएस्ट हो गया नंदा देवी है ना, और दूसरा हाईएस्ट हो गया कुमायूं हिमालय का कामेत। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नेपाल में, नेपाल हिमालय के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागरमाथा। और इसका नाम किसके नाम पे रखा गया है? एसएससी ये भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इनका नाम रखा गया है महान सर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे, ध्यान रखेंगे। अन्नपूर्णा अन्य पर्वत चोटी या हिमालय रेंज की पर्वत है जो नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 80-91 मीटर है। ठीक है, नंगा पर्वत पाक अधिकृत जो कश्मीर का पार्ट है वहाँ पे आपको मिलेगा। इसे दिमिर पहाड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे लुसाई पहाड़ी का अलग नाम है ना, वैसे ही यहाँ पे नंगा पर्वत का भी एक और अलग नाम है। इसे दिमिर पहाड़ी या फिर पहाड़ों का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ माउंटेन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। कहाँ पड़ेगा ये? कश्मीर में। कौन अधिकृत? पाक अधिकृत। अरावली जो दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, इसकी सबसे हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है। 5 करोड़ बार तो आप अटेंड किए होंगे। 1722 मीटर हाइट है और यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है। इनके अलावा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा है। अरुणाचल प्रदेश नहीं भाई, अरुणाचल प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2 जगह गलती है, प्रिंटिंग मैं सही करके दूंगा। ठीक है, देखिए पूर्वी घाटी की सबसे ऊंची चोटी जिंदगरहा आंध्र प्रदेश के अरकू घाटी में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कार्डेमम हिल आपका केरला में है। पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है ये नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु में है। तो ये तीनों भी याद रखिएगा। इनके अलावा रतबई, गौर, चरी, 13 ताली राजस्थान की ये सभी लोक नृत्य हैं। इनमें से किस नृत्य में सिर्फ महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है महिलाएं भाग नहीं लेती है, मतलब 3 गो में सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती है, एगो में जो नहीं लेती है ये है गौर। ठीक है, गौर नृत्य में महिला के साथ साथ पुरुष भी भाग लेती है राजस्थान के अंदर, या लेते हैं। रतबई लोक नृत्य जो है ये राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मेव समुदाय की महिलाओं के द्वारा की जाती है, तो इसमें सिर्फ महिलाएं ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे आपके पंजाब में गिद्धा डांस है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही पार्टिसिपेट करती है। गौर नृत्य, इसमें जो है गणगौर फेस्टिवल के अवसर पे स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। चरी नृत्य ये महिलाएं के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो हैं अपने माथा पर या सर पे जल से भरा पात्र, जिसे वहाँ पे चरी कहते हैं, उसमें कपास के बीज को जलाकर जो है नृत्य करती है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा 13 ताली, देखिए मैं 13 ताली में बता चुका हूँ कि राजस्थान ऑप्शन में नहीं रहने पर मध्य प्रदेश को टिक करके आएंगे, खाली हाथ नहीं आएंगे। 13 ताली डांस जो है ये राजस्थान में कमरिया संप्रदाय के महिलाओं के द्वारा की जाती है। इसके अलावा घूमर नृत्य, ये राजस्थान में जो है ना, राजस्थान का स्टेट वाला जो फोक डांस है इसको दर्जा घूमर को दिया गया है। ठीक है भाई, और घूमर नृत्य राजस्थान में सबसे लोकप्रिय नृत्य आप कह सकते हैं। यह गोल चक्कर में की जाने वाली महिलाओं के द्वारा नृत्य है। इसकी शुरुआत भील जाति की जो है महिलाओं के द्वारा किया गया था देवी सरस्वती की आराधना से। आजकल यह राजस्थान में इतने पॉपुलर हैं कि किसी भी इवेंट पे किया जा सकता है। एक हथमीना डांस होता है राजस्थान के अंदर, विवाह के समय पुरुषों के द्वारा तलवार लेके किया जाता है हथमीना डांस। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, क्योंकि आजकल शादी उदी से भी क्वेश्चन आने लगा एग्जाम में कि अमुक डांस शादी में होता है कि नहीं, फलना राज्य में शादी में कौन सा डांस होता है ना। हमारे यहाँ तो नागिन डांस होता है। ठीक है, इसके अलावा कलबेलिया डांस राजस्थान के प्रमुख डांस है, जिसे गुलाबो सपेरा का डांस कहा जाता है। इसके अलावा भवई राजस्थान और गुजरात दोनों में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा
भारत में प्रमुख संविधान संशोधन तथा उनके जो कौन सा स्टेट मैच गलत दिया गया है पकड़ना है आपको। 93वां 2006 में सही है, 100वां 2015 में ये भी सही है, 103वां 2018 नजीब 2019 में हुआ था, तो ये गलत है। ये आपका सही आंसर सी हो जाएगा फिर, क्योंकि गलत मैच के जो किया है वो पहचानना है। 69वां 1991 में ये भी सही है। अब आते हैं कि ये सब है क्या। देखिए 103वां संविधान संशोधन क्या है, AWS माफ़ कीजिएगा EWS जो है आपका, है ना। देखिए मुझे मेरे मुंह से जो AWS आया ना, ये मैं जहाँ काम करता हूँ ना, बोलते हैं ना नेचर और सिग्नेचर आदमी को नहीं बदलता है। AWS का मतलब होता है ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम, ठीक है। ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम होता है जो आप महानगर में जो लोकल ट्रेन चलती है उनके अंदर जो है मैग्नेट लगा होता है और पटरी पर भी मैग्नेट लगा होता है। अगर ड्राइवर किसी कारणवश रेड को क्रॉस करता है तो अपने आप रोकते हैं। जैसे कवच को आप सुना होगा ना, तो वैसे ही ये भी है, लेकिन ये मेल ट्रेन में नहीं, ये लोकल ट्रेन में काम करती है क्योंकि ये मैग्नेट बेस है, ठीक है भाई। चलिए आ जाते हैं यहाँ से। EWS जो है इनको 10% का आरक्षण 103वां से 2019 में आया था। 104वां है 2019 में ही आया था। इसमें SC ST के आरक्षण सीमा को 10 वर्ष यानी 2030 के लिए बढ़ा दिया गया था। साथ ही साथ एंग्लो इंडियन की नियुक्ति की प्रथा को भी समाप्त कर दिया गया था, जो आपका विधानसभा में 1 राज्यपाल के द्वारा और लोकसभा में 2 राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। साथ ही साथ दिल्ली के लिए एक विधानसभा की व्यवस्था करी गई। आपको बताया हूं कि केंद्र शासित प्रदेश में एगो तो दिल्ली है और एगो आपका पुदुचेरी है जहां पे विधानसभा है, बाद बाकी कहीं पे विधानसभा नहीं है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि जब आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में सही स्टेटमेंट या गलत स्टेटमेंट का चुनाव कीजिए, तो वहां पे लिखा रहता है कि दिल्ली और पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। तो एकदम भाग लेगा, क्यों नहीं भाग लेगा? क्योंकि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य के विधानसभा या केंद्र शासित प्रदेश में जहां भी विधानसभा है वहां के निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट छांटने में वहां काम आता है। इनके अलावा 93वां संविधान संशोधन 2006 में आया था। ये शिक्षण संस्थान में जो पिछड़ा वर्ग है उनकी जो है आरक्षण कह सकते हैं एक हिसाब से, है ना, इनकी व्यवस्था करी गई थी और आर्टिकल 15 के 4था धारा के थ्रू किया गया था। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन, है ना, ये तो बहुत परिचित है, 1976 में आया था। इसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। स्वर्ण सिंह समिति 8 प्रकार के सुझाए, 10 प्रकार के ऐड किए गए, वर्तमान में 11 प्रकार के हैं। तो मौलिक कर्तव्य में भी आंसर जो है क्वांटिटी वाला 3 प्रकार से हो सकता है। इसके अलावा संसद के कार्यकाल भारतीय इतिहास में एकमात्र बार 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही बढ़ाया गया था। धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, इन्हें लघु संविधान कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया। 94वां संविधान संशोधन 2006 के तहत झारखंड और छत्तीसगढ़ में चूंकि जनजातीय बहुल क्षेत्र है तो वहां पे जनजातीय कल्याण मंत्री की जो नियुक्ति है इनकी फैसिलिटी दी गई और इसी संविधान संशोधन में बिहार से यह फैसिलिटी हटाई गई। पहले बिहार में भी था, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के उप विजेता कौन है? तो ईरान है। विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है। कहां पे ये मैच हुआ है? तो कोरिया में हुआ है, ठीक है भाई। जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 है, ईरान उप विजेता रहा है, भारत विजेता रहा है और मैच वेन्यू कोरिया में हुआ है। सैफ अंडर 90 और सीधा सैफ चैंपियनशिप 2023 दोनों के विजेता कौन है? तो भारत है ना। एगो में जो अंडर 90 वाला में जो हराया वो पाकू को हराया, अब मैच हुआ नेपाल में, ठीक है। और सैफ चैंपियनशिप वाला में जो हराया कुवैत को, अब मैच हुआ बंगलुरु में। तो सैफ खाली कहेगा तो ये मैच बंगलुरु में हुआ था और सैफ अंडर 90 नेपाल में हुआ था। दोनों जीता भारत। एगो में पाकू को हराया अंडर 90 वाला में, अरे बच्चे हैं, है ना, और जो सैफ वाला है उसमें हराया कुवैत को। इनके अलावा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 21-23 के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। टेस्ट चैंपियनशिप के कितने इवेंट हो चुके हैं? तो 2 पहले वाले के विजेता कौन रहे? तो न्यूजीलैंड। और दूसरे वाले के विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया। पहले वाले की अवधि क्या थी? 2019-21 और दूसरे वाले की अवधि क्या थी? 2021-23, है ना। और दोनों में जो रनर अप रहे हैं वो कौन रहे भैया? इंडिया रहे हैं। तो इन्हें ध्यान रखेंगे। तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2021-23 का जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है उनका फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो लंदन के ओवल में खेला गया। भगवान
राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 है ना, ये महिला वाला ये झारखंड राज्य में कराया गया, जहां विजेता भारत और उपविजेता जापान रहा। एशियन हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 चेन्नई में खेले गए, जहां विजेता भारत तथा उपविजेता मलेशिया रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 वाला ये भी आपको पढ़ना है, हंगरी में हुआ था, जहां पर भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा पदक विनर बने थे। एक दिवसीय वर्ल्ड कप 2023 भारत में हुआ था, विजेता ऑस्ट्रेलिया, छठा टाइटल, उपविजेता भारत रहा था। एशियाई खेल 2022 चीन में हुआ था, 2026 में यह जापान के अंदर होगी। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था, विजेता आपका अर्जेंटीना रहा था। 2026 में अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा के अंदर होगी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 भारत के उड़ीसा के 2 स्टेडियम कलिंगा, भुवनेश्वर और राउरकेला बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम, तो इन दोनों में कराए गए थे। विजेता हॉकी जर्मनी रहा था और विजेता बेल्जियम रहा था। डूरंड कप 2024 के विजेता मोहन बगान है। मोहन बगान क्लब इंडिया में फुटबॉल का सबसे पुराना क्लब भी है और डूरंड कप फुटबॉल के सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। इन दोनों से ओल्ड वाला क्वेश्चन 2 बनेगा। इनके अलावा इनके विजेता हैं मोहन बगान और उप विजेता रहे हैं पूर्वी बंगाल, किसके? डूरंड के। रणजी ट्रॉफी 2024 42वां टाइम मुंबई जीता है, किसे हरा के? विदर्भ के हरा के। इनके अलावा भैया प्राचीन ग्रंथ किराता जुर्मियम के लेखक कौन है? तो भारवी है। भारवी पल्लव शासक सिंह विष्णु के दरबारी थे और सिंह विष्णु पल्लव वंश के फाउंडर भी हैं। इनके अलावा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन, इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति और बृहत कथा कोश नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। इनके अलावा कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव साहब हैं। गीत गोविंदम के लेखक कौन है? जयदेव साहब हैं। और जयदेव किस वंश किस शासक के अधीन थे, यानी दरबारी कवि थे? तो सेन वंश के लक्ष्मण सेन के दरबारी थे। बृहत संहिता के लेखक बराहमिहिर खगोलज्ञ थे। डायरेक्ट पूछता है बराहमिहिर क्या था। आमुक्त मल्याद और जाम्बती कल्याणम के लेखक कौन है? कृष्णदेव राय है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है? हर्षवर्धन है। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है भैया? बाण भट्ट हैं। इंडिका किस भाषा में लिखी गई पूछता है? ग्रीक भाषा में मेगास्थनीज ने लिखा था। रेहला इब्न बतूता के समय में लिखी गई पुस्तक है, अरबी ग्रंथ है। कौन लिखे थे? इब्न बतूता, जो मोरक्को से आए थे। बंगाली तथा असमिया भाषा किस भाषा परिवार से है? तो ये इंडो आर्यन से हो जाएगा। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के भाषा फैमिली बिलोंग करते हैं। 2011 में सबसे पहले बात कर ले, पहले स्थान पे हिंदी बोलते थे, दूसरे स्थान पे बंगाली और तीसरे स्थान पे मराठी बोलते थे। भारत के कुछ राज्य जहाँ पे विशेष भाषा बोली जाती है, जैसे गोवा में अगर आप आएंगे तो कोंकणी भाषा बोली जाएंगी, इनके अलावा मराठी भी बोली जाती है। त्रिपुरा में कोक बरोक भाषी बोली जाती है, इसके अलावा बंगाली भी बोली जाती है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में गालो भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी भी लोग बोलते हैं। लक्षद्वीप में महे भाषा और मलयालम भाषा बोलते हैं। महे भाषा या मलयालम भाषा, तो इस महे भाषा का या फिर मलयालम का सेकेंड प्रारूप आप महे भाषा कह सकते हो। ये क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 के मेंस में आया हुआ है और फिर आपका एसएससी जीडी 2024 में भी पूछा गया है। मैं हवाई कोई भी बात नहीं करता, ठीक है भाई। तो ये मलयालम भाषा की सेकेंड नाम अगर आपसे कहे तो महे भाषा कह सकते हो। मालदीव में दिवेही भाषा बोली जाती है, ठीक है। और अपनी पड़ोसी में जोंगखा भूटान का, मंदारिन चाइना का, नेपाल का, बर्मी म्यांमार का, पाश्तो या दारी अफगानिस्तान का, सिंहली श्रीलंका का, बंगाली बांग्ला बांग्लादेश का, और उर्दू और हिंदी और पंजाबी आपका पाकू का। भारत में कुछ प्रमुख शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिसी। 6 गो शास्त्रीय भाषा है, 4 गो द्रविड़ फैमिली के हैं, 1 गो शास्त्रीय भाषा ओल्ड वाला संस्कृत है और 1 गो ओडिसी भाषा है। यही आपका जो है 6 गो शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है, 8 गो क्लासिकल डांस है। इंडो आर्यन में आएंगे हिंदी, उर्दू, बंगाली, असमी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी। यानी मैक्सिमम भाषा अगर आपसे पूछे कि इंडिया का मैक्सिमम भाषा आने वाले समय में एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है ना, तो क्या देंगे जवाब जी? तो बोलने का भैया इंडो आर्यन से लिया गया है मैक्सिमम भाषा जो इंडिया में इस्तेमाल करी जाती है। द्रविड़ फैमिली से वही 4 गो भाषा है, इनके अलावा कुरुख भी इसमें रख लेंगे, ठीक है। इनके अलावा क्या हो गया भाई? टिबेटो बर्मन, एक सेकंड,
तिब्बती बर्मन जो है ये भाषा में आपका जो भी आपके नॉर्थ ईस्ट के टाइप के हैं, मणिपुरी, अंगामी, बोडो, गारो, त्रिपुरी, मिजो, और मुंडा में आपका जो छोटा नागपुर के पठार के आसपास जो रहेगा वो मुंडा भाषा फैमिली में आ जाएगा। विशेष आहरण अधिकार और किस रूप में जानते हैं? पेपर गोल्ड के रूप में जानते हैं। इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बैंक की है ना सॉफ्ट ऋण देने वाला, सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्ट ऋण, सॉफ्ट कर्ज कह सकते हैं, लोन कह सकते हैं, ऋण कह सकते हैं। तो जो विश्व बैंक की सॉफ्ट ऋण देने वाले खिड़की के रूप में जानते हैं हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA को जानते हैं। ठीक है, गोल्डन फाइबर के नाम से हम है ना जूट को जानते हैं। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि इंडिया में कितने प्रकार की है? ये क्वेश्चन कई दफा आप एग्जाम में देखे होंगे, तो आप कहिएगा साहब 3 प्रकार के होते हैं। 91 दुना के 182 दुना के 364, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो इस ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ट्रेजरी बिल कौन जारी कर सकता है? तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जारी कर सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही जारी करते हैं अपनी बैलेंस बनाने के लिए। मुद्रा आपूर्ति चेन में किसका किसका इस्तेमाल होता है साहब जी? M1, M2, M3, M4, ये मुद्रा चेन, मुद्रा सप्लाई की चेन में इस्तेमाल होने वाली पैमाना है। अब M1 का क्या वैल्यू होते हैं? जो आपके पास पैसा है, जो मेरे पास पैसा है, जो बैंक के पास नगद जमा है या फिर रिजर्व बैंक के पास जो अन्य जमा है, उन सबको मिला के हम M1 कहते हैं। अगर तरलता की बात करें तो सबसे अधिक M1 होता है और सबसे कम M4 होता है। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। इसके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात किस राज्य में सर्वाधिक दर्ज की गई है? देखिए, लिंगानुपात तो पूरा पढ़ा दिया, शिशु लिंगानुपात को बढ़िया से समझना जरूरी है क्योंकि शिशु लिंगानुपात से क्वेश्चन आ चुका है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है। लगाना झटका 440 बोल, हाँ सही है, अरुणाचल प्रदेश है ना। शिशु लिंगानुपात कैसे काउंट करते हैं? 0 से 6 वर्ष तक के 1000 बालकों पे बालिकाओं की संख्या क्या होता है भाई? लिंगानुपात होता है, शिशु लिंगानुपात। देखिए 2001 में जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था? 927। तो 2011 में घट के कितना रह गया? 919, जो आपके CHSL ने पूछा था। समग्र लिंगानुपात जो वयस्क वाला है वो कितना है? 943 है, जिसमें देश में सबसे अधिक लिंगानुपात समग्र वाला केरल में और सबसे कम हरियाणा में है। आइए शिशु लिंगानुपात वाला यहाँ पे सीट देख लेते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा माइंड जरूर कीजिएगा कि भाई जो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक किसका है ना। तो सबसे केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है यहाँ पे आप देखेंगे, है ना, आप लोग खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे। एक सेकेंड, ये तो इसका है। देखिए अंडमान निकोबार का सबसे ज्यादा है केंद्र शासित प्रदेश में 968 शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, और वैसे राज्य में बात करेंगे तो अभी आपने देखा कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहां पे सबसे ज्यादा शिशु लिंगानुपात है 972। ठीक है, तो और भी आप इससे सीट से याद कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर अगर केरल का लिंगानुपात ज्यादा है तो एग्जामिनर का कल मन होगा कि भाई केरल का शिशु लिंगानुपात कितना है, डायरेक्ट बताओ। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, जैसे अभी आपसे पूछा था कि केरल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब इसी की बात कर रहा हूं मैं CHSL की। तो कोट्टायम जिला सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, और जो आपका शेरछिप जिला मिजोरम का है सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा ओवरऑल इंडिया में, और सबसे कम पढ़ा लिखा अलीराजपुर मध्य प्रदेश का। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब किया गया था? 2005-6 में किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा की स्थापना 2006 में किया गया था, जिसका नाम 2009 में मनरेगा हो गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में स्टार्ट करी गई थी। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम 1980 में आया था। अन्नपूर्णा योजना 2000 में आया था। ठीक है भाई, ये सब पूछता है ना। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में आया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में, और 1993 में जो आया था, है ना, रोजगार योजना, और 1995 में जो ये वाला ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, इन दोनों को मिला के 2008 में वो नया योजना बनाया गया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। ये क्वेश्चन जो है CPO ने पूछा था, ई बुक के तीसरे पेज में ही दे दिया हूं भाई साहब। ठीक है भाई। इनके अलावा अंत्योदय योजना कार्यक्रम की शुरुआत 1977-78 में करी गई थी। इसके अलावा प्रसिद्ध गोले मेला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो ये जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर के अन्य त्योहार और नृत्य में आएंगे तो कंछौत, रौफ, हिक्कत, कूट डांस, पाथेर भांड, बच्चा नगमा, ये सब कहाँ पे करेंगे आप? जम्मू कश्मीर में करेंगे। अट्टुकल पोंगल का त्योहार कहाँ मनाते हैं? ये कंफ्यूजिंग पेयर वाला है। अट्टुकल पोंगल केरल में भगवती मंदिर में, है ना, और खाली पोंगल तमिलनाडु में। पक्के पागे, इस प्रकार से नाम है इसका, पक्के पागे या पागा, है ना, पेज नहीं पढ़ना है इसे, पागा पढ़ना है ना, पागा।
पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव अरुणाचल प्रदेश में, खाली हॉर्नबिल कहेगा तो नागालैंड में, जिसे त्योहारों का त्योहार कहते हैं, 10 दिन तक चलता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव ये गोवा में चलता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये गुजरात में चलता है। एंथोरियम का त्योहार, क्योंकि फूल से जुड़ा हुआ एंथो शब्द है ना, जैसे एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन है ना, तो एंथोरियम त्योहार मिजोरम में, एगो फूलदेई त्योहार होता है तो उत्तराखंड में। तो ये कंफ्यूजिंग पेयर वाला 4 गो त्योहार आपके सामने लाया हूँ। इसके अलावा हाल में ही सियाचिन में ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली भारत की पहला महिला चिकित्सा अधिकारी कैप्टन फातिमा वसीम बनी है। जैसे शिवा चौहान को इसी एसएससी ने पूछा अभी हाल में, क्योंकि शिवा चौहान जो है तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी थी सियाचिन के अंदर ही। अभी जो है उनके मेडिकल पोस्ट पे फातिमा वसीम तैनात हुई है, तो आने वाली एग्जाम में उनको भी रखेगा तैयार। इनके अलावा वीरता पदक प्राप्त करने वाली वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा को भी तैयार रखिएगा। ये भी जो है आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, और एक बार पूछा भी गया है सीएचएसएल के अंदर, है ना, कि भाई भारतीय वायुसेना की कौन सी ऐसा वो पहली महिला है जिन्हें आपका वीरता पदक दिया गया है। ठीक है भाई। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक मैडम, इनको भी ध्यान रखिएगा। आईओसी की प्रथम महिला अध्यक्ष पीटी उषा मैडम। भारत के ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त कैमरून लिंडी, ये तो कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि ब्रिटेन की तरफ से उच्चायुक्त कोई लेडीज नियुक्त हुआ इंडिया के अंदर। एक प्रश्न है, एंटोनी लिवेजर के द्रव्यमान संरक्षण की खोज किस वर्ष की गई थी? तो ये 1789 में किया गया था। इनको ध्यान रखेंगे। 1789 से कुछ और याद आना चाहिए आपको झप से। भाई फ्रांसीसी क्रांति इसी ईस्वी में हुआ था। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी ना 1789 में ही हुई थी। आधुनिक रसायन का पिता किसे कहते हैं? लेवोजियर को कहते हैं। न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम कब दिया था? 1865 में दिया था। कहां तक लागू होती थी? कैल्शियम तक लागू होती थी। इसके अलावा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम कब दिए थे? 1686 में दिए थे, है ना। इसके अलावा डोबे राइनर ने त्रिक का नियम 1817 में। मेंडलीव की आवर्त सारणी 1869 में रिलीज हुआ था। अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 में सापेक्षता का सिद्धांत दिए थे। देखिए सापेक्षता का सिद्धांत का आंसर वेरी करता है, 1905 और 1915 दोनों होता है। ठीक है, तो जब आपको कहेगा कि विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, विशेष सापेक्षता का सिद्धांत, तो 1905 आंसर मारना है, और सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत कहेंगे तो 1915 आंसर मारना है, क्योंकि ये 3-4 बार रिवाइज किया गया। इन पे जो है 1905 से 15 तक लगे रहे अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, इसीलिए 1921 में जाकर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत प्रांतों को किसके द्वारा शासित किया जाता था? तो जो बहमनी काल में जो प्रांत होता था उनके शासक को तरफदार कहते थे। तरफदार, है ना। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन है, वहां पे आप बात करोगे किसी का पक्ष लोगे ना तो दूसरा आदमी क्या कहेगा? तरफदार ही ना किया करो यार, है। तो ये जो तरफदार है ना, ये बहमनी वंश में प्रांत को संभालता था। ठीक है भाई। इनके अलावा मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी, और ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामिक कहा जाता था। इसी काल में, यानी मौर्य काल की बात हो रही है, 10 ग्राम के शासन संभालने वाले प्रशासक को गोप कहा जाता था। गोप, है ना। मौर्य काल में आय का संग्रह करने वाले जो अधिकारी होते थे इसे समाहर्ता कहते थे। बहमनी साम्राज्य के फाउंडर कौन है? अलाउद्दीन बहमन शाह, है ना। इसके अलावा हसन गंगू भी कहते हैं। इसके 3 जगह प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ साथ लिखा गया, शाह को सही करके दूंगा। बहमनी साम्राज्य के विघटन के कई स्वतंत्र राज्य का उदय हुआ बाद में, जैसे आपका बीजापुर, अहमदनगर, बीदर, ये सब, है ना। तो दोस्तों ये थे आपके आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो 14 नंबर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। और कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।